नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अध्यापक स्टडी सर्कल में आपका फिर से सहर्ष स्वागत है। हम लोग छत्तीसगढ़ श्रृंखला का नया लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रश्न उत्तर सत्र 2, छत्तीसगढ़ नामकरण राज्य निर्माण पृथक राज्य आंदोलन के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का हम लोगों ने जो लेक्चर देखा था, उसमें हम लोग इस लेक्चर में क्वेश्चन देखेंगे प्रीलिम्स के तथा मेंस के। हम लोग आपसे माफी मांगते हैं कि पिछले कुछ समय में हम लोगों को वीडियो डालने में कुछ देरी हुई, कुछ तांत्रिक कारणों की वजह से। ऐसी देरी आगे से नहीं होगी, इसका हम लोग ख्याल रखेंगे। ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर सत्र 2। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, इतिहासकार डैश डैश के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री माता कौशल्या कोसलाधीश की पुत्री थी। और पर्याय है ए आर एस शर्मा, बी हीरालाल, सी कनिंघम और डी प्यारेलाल गुप्त। और आपका समय शुरू होता है अब। तो कौन से इतिहासकार के अनुसार पुरुषोत्तम श्री राम की माता कौशल्या कोसलाधीश की पुत्री थी? तो आपको इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनना है। और आपका समय समाप्त होता है। आप सभी को पता है ऑप्शन है डी प्यारेलाल गुप्त। हम लोग उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि इतिहासकार प्यारेलाल गुप्त के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की माता कौशल्या कोसलाधीश की पुत्री थी। बिलासपुर का कोसला ग्राम यहाँ की राजधानी थी, जो आज के मॉडर्न बिलासपुर में कोसला ग्राम में स्थित है। और दक्षिण कौशल का नाम उतना ही प्राचीन है जितना रामकथा। ऑब्वियसली अगर रामकथा में यहाँ का जिक्र है तो दक्षिण कौशल उतना ही पुराना है। ठीक है, तो पहला इसका आंसर है प्यारेलाल गुप्त। इतिहासकार प्यारेलाल गुप्त के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की माता कौशल्या कोसलाधीश की पुत्री थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे से आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं पता है तो एलिमिनेट करने की कोशिश करें। तो कैसे करना है हम आगे आगे देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। दक्षिण कौशल के क्षेत्र में मौजूद प्राचीन से अपेक्षाकृत हाल के राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब जो प्राचीन है और जो उसके कंपैरेटिवली नए हैं, उस अवरोही क्रम में आपको उसको व्यवस्थित करना है। ये है मौर्य, सातवाहन, गुप्त, वाकाटक, नलवंश, सोमवंशी। बी है मौर्य, गुप्त, सातवाहन, वाकाटक, नलवंश, सोमवंशी। सी है मौर्य, गुप्त, सातवाहन, नलवंशी, सोमवंशी। डी है मौर्य, सातवाहन, गुप्त, वाकाटक, सोमवंशी, नलवंश। और आपका समय शुरू होता है अब। तो आपको 20 सेकंड दिए जा रहे हैं। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा सही क्रम है। अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, या फिर आपको टाइम लेके आप अपना आंसर दे सकते हैं, उसके बाद फिर से प्ले कर सकते हैं। अब और हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो आपको सभी को पता है कि सर्वप्रथम आए थे मौर्य, उसके बाद सातवाहन, उसके बाद गुप्त और उसके बाद वाकाटक। तो हम लोग इसमें आंसर देखने की कोशिश करते हैं। मौर्य, सातवाहन, गुप्त, वाकाटक। ये देखिए यहाँ पे बी चला जाएगा। ठीक है, तो बी तो चला गया और सी भी चला गया, क्योंकि सातवाहन सेकंड आएंगे, गुप्त और वाकाटक ये भी इसका सही है। तो आपको ए और डी में से एक चुनना है। अब रह जाते हैं नलवंश और सोमवंशी में से एक को आपको उसमें चुनना है। ठीक है,
तो आपको देखना पड़ेगा उसमें से कौन सा सही आंसर है और आपको उसके हिसाब से आपको मार्क करना पड़ेगा। तो ये आपके ध्यान में रहना चाहिए, या बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमने वाकाटक देखा, उसके बाद है नलवंश और उसके बाद है सोमवंश। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नलवंश और सोमवंश, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, मौर्य, सातवाहन, गुप्त, वाकाटक, नलवंश एंड सोमवंश। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए एक ट्रिक बनाए हैं। ट्रिक से पहले यहाँ पे देखिए मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे के रखी है। यह क्षेत्र सर्वप्रथम मौर्य के अंडर रहा, उसके बाद सातवाहन जो कि ईस्वी सन 100वीं ईसा पूर्व में रहा, उसके बाद गुप्त था जो कि 400 एडी में रहा, उसके बाद वाकाटक आए, उसके बाद नलवंश आए जो दक्षिणी हिस्से में थे, और अंततः सोमवंश की स्वतंत्र सत्ता में यह क्षेत्र रहा। उसके बाद सिरपुर के सोमवंशियों के पतन के बाद कलचुरी क्षेत्र केंद्र के सत्ता केंद्र के रूप में उभरे, और 16वीं शताब्दी तक कलचुरियों की सत्ता कमजोर पड़ने लगी। उसके बाद कुछ समय तक यहाँ पे मंडला के गोंडवाना राज्य का रतनपुर छोड़ के अन्य भागों पर प्रभाव रहा। इस पीढ़ी का महत्वपूर्ण स्वाध्याय तब घटा जब नागपुर के भोसला राज्य ने छत्तीसगढ़ को 1741 में मराठा राज्य का अंग बना लिया था। तो आप अब देखिए, ये बहुत डिफिकल्ट याद रखना, तो उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, और ट्रिक है मैं सांगवान सोमवार को मंडल गया। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें है मैं, तो मैं है मौर्य, फिर सांगवान है तो सा का होता है सातवाहन, ग का होता है गुप्त, वा का होता है वा, एंड न का होता है नलवंश। ठीक है, सोमवार को तो देखिए सोम है तो सोमवंशी का ये रहा, तो सोमवंशी का सोमवार। ठीक है, उसके बाद है को मतलब कलचुरी, तो यहाँ पे कलचुरी, और ये जो मंडल है तो ये है मंडला। ठीक है, तो मंडला के गोंडवाना राज्य का रतनपुर छोड़ के जो भागों पर असर रहा, तो ये हमने ट्रिक बनाई है, उसको ध्यान में रख के आप अपने आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये आपको फायदेमंद रहेगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग संभवतः किसने किया? ए दलराम राव, बी कवि गोपाल मिश्र, सी बाबू रेवाराम, और डी कनिंघम। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो आपको यहाँ पे देखना है कि किसका कौन सा ऑप्शन आंसर होने की चांसेस सबसे ज्यादा है। ए दलराम राव, बी कवि गोपाल मिश्र, सी बाबू रेवाराम, और डी कनिंघम। और इसका आंसर है छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग संभवतः खैरागढ़ राज्य के राजा लक्ष्मी निधि के चारण कवि दलराम राव ने 1487 में किया था। और रचना पंक्ति क्या थी? लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ छत्तीस में न गढ़या रही। तो कवि दलराम राव ने इसका ये करा था। अब यहाँ पे आप एक बात देख सकते हो कि देखिए मैंने यहाँ पे ये डाला है कनिंघम, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कवि डाला है, ये पूरा नाम लिखा हुआ है, ये पूरा नाम लिखा हुआ है। कनिंघम, कौन कनिंघम, इसके बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है। तो ऐसे जनरलाइज जो ऑप्शन है वो आंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इन तीनों में से आपको फिर चूज करना है, और आपको पता है कि इसका आंसर है दलराम राव। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं अगर आपको इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसका आपको पता है ऑप्शन था ए दलराम राव। आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, तारिक ए हयवंशी और विक्रम विलास किसने लिखे हैं? तो ये दो रचनाएं हैं।
तो ये किसने लिखी है? और इसका ऑप्शन है ए दलराम राव, बी बाबू रेवाराम, सी कैप्टन ब्लंट और डी जेबी बेगलर। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो तारिक हयवंशी और विक्रम विलास, इनमें से किसने लिखा है? आपको इसका आंसर इन चारों में से ढूंढना है। ए दलराम राव, बी बाबू रेवाराम, सी कैप्टन ब्लंट और डी जेबी बेगलर। आप देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो आपको पता है कि बाबू रेवाराम ने 1896 में विक्रम विलास नामक अपने ग्रंथ में इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ की संज्ञा दी। बाबू रेवाराम ने तारिक हयवंशी भी लिखा है और उनकी रचना पंक्ति है, तिनमें दक्षिण कोसल देशा, यह हरि ओतु केसरी वेशा, तासु मध्य छत्तीसगढ़ पावन, पुण्य भूमि सुरमुनि मन भावन। तो मुनियों को भी ये भूमि भाती है, ऐसा बाबू रेवाराम बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन है ए बाबू रेवाराम। ठीक है, तारिक हयवंशी और विक्रम विलास बाबू रेवाराम ने लिखे थे। तो इसका आंसर बी है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप इसको एज अ स्टेटमेंट लिख के रख सकते हैं। बाद में आपके नोट्स जब बनेंगे तो ये आपको बड़े काम आएगा। ठीक है, हम लोग 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन है, कौन थे जेबी बेगलर? तो जेबी बेगलर कौन थे? और इसका ऑप्शन ए है इतिहासकार, बी है मध्य प्रांत के गवर्नर, सी है भारत के गवर्नर जनरल में से एक और डी है बस्तर मूल राज्य के ब्रिटिश प्रतिनिधि। और आपका समय शुरू होता है अब। तो जेबी बेगलर कौन थे? अब ऑब्वियसली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ऊपर से, तो आपने बहुत बार इनका नाम सुना है। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी तो आपको ये पता होगा, पर अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और आपको तब कुछ याद नहीं है तो उसको कैसे सॉल्व करा जाए। ठीक है, तो आपको पता है ये ब्रिटिश इतिहासकार थे जेबी बेगलर, और उन्होंने बताया था कि बिहार की एक जनश्रुति के अनुसार जरासंध के काल में 36 चर्मकार परिवारों ने जरासंध के राज्यों से पृथक इस क्षेत्र में नए राज्य की स्थापना की थी, जो छत्तीसगढ़ कहलाया। आगे जाकर यही छत्तीसगढ़ बना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे तो बिल्कुल पता था, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर 4-5 क्वेश्चन में इनका नाम देखा है, 2-3 क्वेश्चन में, सॉरी। तो जेबी बेगलर ये इतिहासकार थे। पर यहाँ पे अगर आपको कोई मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाते तो आपको इतना पता है कि भारत के जो गवर्नर जनरल हैं उनके नाम आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हो। तो जेबी बेगलर आपने कभी पढ़ा नहीं है। और यहाँ पे देखिए, बस्तर मूल राज्य के ब्रिटिश प्रतिनिधि। तो इतना डीप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर ऐसा होना कि उसके चांसेस बहुत मिनिमल है। तो इसके चांसेस रह जाते हैं इतिहासकार या फिर मध्य प्रांत के गवर्नर, और इसका सही आंसर ये है कि इतिहासकार थे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य है? तो नीचे 4 कथन आपको दिए गए हैं, उसमें से सही कौन सा है आपको देखना है। ए, आर्य शर्मा के अनुसार छेदी वंश के कल्चुरी शासकों के नाम पर छत्तीसगढ़ का नाम पड़ा। बी, गढ़ों की जानकारी देने वाले अभिलेखों में ब्रह्मदेव का हाथी गुम्फा शिलालेख उल्लेखनीय है। सी, जेबी बेगलर जरासंध की कथा के आधार पर छत्तीसगढ़ के नाम का इतिहास जोड़ते हैं। और डी, छत्तीसगढ़ शब्द का राजनीतिक संदर्भ में पहली बार राजा राज सिंह ने अपनी कृति में प्रयोग किया। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? और आपका समय शुरू होता है अब। तो आपको मैं कहूँगा कि अगर आपको टाइम लग रहा है पढ़ने में और समझने में, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और
इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो फिर से शुरू करके आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे समाप्त होता है। हमने अभी ऊपर के क्वेश्चन में इसके बारे में देखा था, तो मुझे पता है कि आपको सभी का इसका आंसर आने के बारे में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो फिर भी हम लोग देखते हैं। छत्तीसगढ़ शब्द का राजनीतिक संदर्भ में पहली बार राजा राज सिंह के राजाश्रय में रतनपुर के कवि गोपाल मिश्र ने अपनी कृति खूब तमाशा में रतनपुर राज्य के लिए किया। तो यहाँ पे देख लिए, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ शब्द का राजनीतिक संदर्भ में प्रयोग पहली बार राजा राज सिंह ने अपनी कृति में किया। तो यहाँ पे देखिए कि पहली बार राज्य से कि राजाश्रय में रतनपुर के कवि किसने, कवि गोपाल मिश्र ने करा था। तो कवि गोपाल मिश्र ने करा था अपनी कृति खूब तमाशा में, ना कि राजा राज सिंह ने। ठीक है, ठीक है। तो इसका हमें पता है कि इसका सही आंसर है जेबी बेगलर जरासंध की कथा के आधार पर छत्तीसगढ़ के नाम का इतिहास जोड़ते हैं। दूसरा है, एक ब्रिटिश इतिहासकार ने बताया है कि बिहार की एक जनश्रुति के अनुसार जरासंध के काल में छत्तीस चर्मकार परिवारों ने जरासंध के राज्य से पृथक इस क्षेत्र में नए राज्य की स्थापना की थी कि जो छत्तीसगढ़ कहलाया। आगे जाकर यही छत्तीसगढ़ बना। आगे क्या है, हीरालाल के अनुसार छेदी वंश के कलचुरी शासकों के नाम पर इस क्षेत्र छत्तीसगढ़ कहलाया। बाद में यही नाम छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग आर्य शर्मा जो दिखा हुआ है वो हीरालाल है, तो आर्य शर्मा नहीं है। और जो बी है, गढ़ों की जानकारी देने वाले अभिलेखों में ब्रह्मदेव का हाथी गुम्फा शिलालेख उल्लेखनीय है। तो यहाँ पे देखो, गढ़ों की जानकारी देने वाले अभिलेखों में ब्रह्मदेव का खल्लारी शिलालेख उल्लेखनीय है। हाथी गुम्फा शिलालेख यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। हाथी गुम्फा शिलालेख आज के मॉडर्न उड़ीसा राज्य में है, तो ये भी गलत होता है। ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर आता है। आंसर है कि जेबी बेगलर जरासंध की कथा के आधार पर छत्तीसगढ़ के नाम का इतिहास जोड़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पिछले ही क्वेश्चन में ये देखा हुआ था, तो मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा कोई आपको परेशानी नहीं हुई होगी। और ये जो अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन है आप मार्क डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है, बस्तर में महान हलवा क्रांति के बाद किसने मराठाओं की मदद ली? तो किसने मराठाओं की मदद ली थी महान हलवा क्रांति के बाद? और उसके ऑप्शन है, ए राजा लक्ष्मणनिधि, बी राजा राज सिंह, सी राजकुमार विवाजी और डी राजा हरियादेव। और आपका समय शुरू होता है अब। तो बस्तर के महान हलवा क्रांति के बाद किसने मराठाओं की मदद ली थी? ये हम लोगों ने जो ऑप्शन दिए हैं, राजा लक्ष्मणनिधि, राजा राज सिंह, राजकुमार विवाजी और राजा दरियादेव में से एक को आपको चुनना है। देखते हैं। समाप्त होता है। इसका आंसर आपको सभी को पता है, और वो क्या है? राजा हरियादेव। तो यहाँ पे देखिए, मराठाओं के आगमन के पश्चात छत्तीसगढ़ एक पृथक राजनीतिक इकाई के रूप में देखा जाने लगा था। राजकुमार विवाजी के बाद 1818 ईस्वी तक मराठा सूबेदारों ही यहाँ के शासक थे। और बस्तर में महान हलवा क्रांति 1773 से 79 ईस्वी में हुई थी, जिसे निपटने के लिए राजा को मराठा सैन्य सहायता के हेतु विवश होना पड़ा, जिसने राजा हरियादेव 1777 से 1800 ईस्वी को मराठाओं का राजनिष्ठ बना दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब मराठाओं हलवा क्रांति के बाद किसने मराठाओं की मदद ली? तो हलवा क्रांति को क्रश करने के लिए ऑब्वियसली राजकुमार विवाजी, आप पढ़ के आपको समझता है कि मराठा है,
तो ऑब्वियसली यहाँ पे मराठा शासक नहीं रहा होगा, तभी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और राजा लक्ष्मीनिधि और इनके बारे में हमने किसी और चीज के लिए पढ़ा हुआ है। इसका ऑप्शन हम लोगों को अगर राजा राज सिंह और राजा हरियादेव में चूज करना है तो आप डी मार सकते हैं। 50-50 में आपके सही होने के चांसेस 50-50 बनते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महान हलमा क्रांति छत्तीसगढ़ के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, हड़प नीति किस गवर्नर जनरल की नीति थी? तो हड़प नीति किस गवर्नर जनरल की नीति थी? और आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड वेलेस्ली और डी लॉर्ड डलहौसी। आपका समय शुरू होता है अब। तो अलग अलग नीतियां जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे इतिहास की, उनमें से हड़प नीति किसका था? जैसे कुछ पॉलिसीज है, रिंग एंड फेंस, तो उसमें से ही एक है हड़प नीति। तो वो किस गवर्नर जनरल की नीति थी? और आपको सभी को पता है इसका आंसर है डी लॉर्ड डलहौसी। तो 1854 ईस्वी में हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं के तहत डलहौसी ने अधिग्रहण कर छत्तीसगढ़ ब्रिटिश राज्य का अंग बना, छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना। उसी के दरमियान नागपुर को हड़प लिया गया था और अवध जैसे बड़े बड़े राज्यों को हड़प लिया था। अवध को माल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हड़पाया था। तो उसका कल्मिनेशन ये हुआ कि आगे जाके वहां पे क्रांति हो गई और फिर 1857 का क्रांति के बाद ब्रिटिशों को वहां पे सत्ता में रहना बहुत मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो इसका आंसर है डलहौजी। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत करी थी। ये आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य है? तो ए, सर्वप्रथम राज्य की स्पष्ट कल्पना करने वाले व्यक्ति थे सुंदरलाल शर्मा। बी, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने दशक में अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्रण किया। सी, असहकार आंदोलन के ठीक बाद पंडित शर्मा के कंडेल सत्याग्रह की सफलता में छत्तीसगढ़ की कल्पना देश में प्रस्तावित की। और डी, गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में पंडित शर्मा जी को माना। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य है? तो आपको ये 4 कथन देखने हैं और इसमें से 3 गलत है, 1 सही है। तो सही कौन सा है वो आपको देखना है कि सर्वप्रथम राज्य की स्पष्ट कल्पना करने वाले व्यक्ति थे सुंदरलाल शर्मा। आपका समय समाप्त होता है। हम आंसर देखते हैं। तो सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ राज्य की स्पष्ट कल्पना करने वाले व्यक्ति थे विद्वान साहित्यकार, हरिजन सेवक, स्वतंत्रता सेनानी पंडित सुंदरलाल शर्मा। उन्होंने 1918 में अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखाचित्र खींचा, ना कि 1947 में। तो ये गलत हो गया सेकंड स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पे सही है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि असहकार आंदोलन का जो ये हुआ था, तो असहकार आंदोलन के ठीक पूर्व में सुंदरलाल शर्मा ने कंडेल सत्याग्रह की सफलता ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्र के राजनीतिक नक्शे में अंकित किया था, ना कि बाद में। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। और गांधी जी ने उनको अपना अछूतोद्धार के क्षेत्र में स्वीकार करा था एज ए गुरु, ना कि पॉलिटिकल क्षेत्र में। राजनीतिक गुरु गांधी जी के आपको सभी को पता है गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ना कि पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो इसका
आंसर बनेगा ए। सर्वप्रथम राज्य की स्पष्ट कल्पना करने वाले व्यक्ति थे सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, 10th क्वेश्चन देखते हैं। और 10th क्वेश्चन ये है कि छत्तीसगढ़ में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत डैश डैश सत्याग्रह से हुई थी। और इसका ऑप्शन है ए महान हलवा क्रांति, बी असहकार आंदोलन, सी छत्तीसगढ़ आंदोलन और डी कंडेल नहर सत्याग्रह। और आपका समय शुरू होता है अब। तो छत्तीसगढ़ में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किस सत्याग्रह से हुई थी? और आपके ऑप्शन है ए महान हलवा क्रांति, बी असहकार आंदोलन, सी छत्तीसगढ़ आंदोलन और डी कंडेल नहर सत्याग्रह। देखते हैं। और आपको सभी को पता है कि कंडेल नहर सत्याग्रह सबसे फर्स्ट सत्याग्रह था। असहकार आंदोलन के ठीक पूर्व में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कंडेल सत्याग्रह की सफलता में छत्तीसगढ़ को राष्ट्र के राजनीतिक नक्शे में अंकित किया था। छत्तीसगढ़ में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत ही कंडेल नहर सत्याग्रह से हुई थी। इस आंदोलन का छत्तीसगढ़ में विशेष महत्व है। यह आंदोलन वर्ष 1920 के जुलाई से दिसंबर के बीच वर्तमान धमतरी जिले के कंडेल ग्राम में हुआ था। तो क्यों हुआ था वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि इस आंदोलन का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल नारायणराव मेघावाले तथा छिटेलाल श्रीवास्तव ने किया। मध्य प्रांत एवं बरार सरकार के द्वारा 1914 में माडाम सिल्ली में बांध तथा रुद्री गांव में बांध का निर्माण किया और वहां से खेतों को पानी पहुंचाने के लिए 10 वर्षों का अनुबंध करना चाहती थी गवर्नमेंट, लेकिन अनुबंध की राशि बहुत ज्यादा थी और ये किसानों को मंजूर नहीं था। तो ये अनुबंध करने में सरकार असफल रही है। तो अगस्त में 1920 में अंग्रेजों ने नहर काटकर पानी ले जाने का आरोप लगाया किसानों पर और इसके परिप्रेक्ष्य में ये आंदोलन हुआ था। तो ये फर्स्ट आंदोलन हुआ था और इसका आंसर आपको कंडेल नहर सत्याग्रह है। तो यहाँ पे देखिए और एक क्या है कि यहाँ पे देखो क्रांति लिखा हुआ है। तो ये वैसे भी चला जाएगा कि सत्याग्रह में क्रांति मतलब नहीं होती। सत्याग्रह प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक होता, क्रांति थोड़ी सी वायलेंट होती है। तो ये वैसे भी चला जाएगा। अगर आपको पता है कि छत्तीसगढ़ आंदोलन बहुत बाद में शुरू हुआ तो ये भी चला जाएगा। और अगर आपने थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन अच्छे से अटेंड करा होता तो आपको पता होता कि कंडेल नहर सत्याग्रह पहले हुआ था, ना कि बाद में असहकार आंदोलन के। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा डी कंडेल नहर सत्याग्रह। ठीक है, आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ? और इसके ऑप्शन है ए 20 दिसंबर 1921, बी 20 दिसंबर 1920, सी 21 दिसंबर 1921 और डी 21 दिसंबर 1920। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको पता होगा तो पता होगा, नहीं पता होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलो आपका समय शुरू होता है अब। आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप ये देख लेना कि गांधी जी आए क्यों थे, किस कारण आए थे और वो कौन से साल में हुआ था। तो आपको 50-50 में आपको आंसर मिलने के चांसेस बन जाते हैं। हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो आंदोलन जो कंडेल नहर सत्याग्रह का आंदोलन हुआ था उस वजह से 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। रायपुर के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ने विवश होकर गांधी जी के आगमन के पूर्व ही अर्थदंड माफ किया और मवेशियों को वापस कर आंदोलन समाप्त करवा दिया था। तो जो फार्मर्स की मवेशियों को गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में लिया था तो उनको वापस दे दिया। तो आपको पता था कि 1920 में ये आंदोलन हुआ था। तो आपको ऑब्वियसली 1921 के 2 ऑप्शन चले जाते हैं। तो अगर ये 2 ऑप्शन चले गए तो आपको बच जाते हैं बी एंड डी में से एक। तो अब ये दोनों में से आपको एक चूज करना था। तो
50-50 रह जाता है, और 50-50 रह जाता है तो आप उसके बी के साथ जा सकते हैं या डी के साथ जा सकते हैं। मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपके 50% करेक्ट होने के चांसेस हो गए और आप ये ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 12, 28 जनवरी 1956 को किसकी अध्यक्षता में राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ? और आपके ऑप्शन है ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी दशरथ चौबे, सी डॉक्टर खूबचंद बघेल और डी हरि ठाकुर। और आपका समय शुरू होता है अब। तो 28 जनवरी 1956 को किसकी अध्यक्षता में राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ था? पंडित सुंदरलाल शर्मा, ए बी दशरथ चौबे, सी डॉक्टर खूबचंद बघेल और डी हरि ठाकुर। आपका समय समाप्त होता है और आपको पता है कि इसका आंसर है डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में 28 जनवरी 1956 को राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ था। आप इसको लिख के रख सकते हैं, इस डेट को, बहुत इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के परिप्रेक्ष्य में और छत्तीसगढ़ आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, 1956 को बरार को तत्कालीन राज्य में मिला दिया गया। कौन से राज्य में मिला दिया गया था 1956 को बरार को? तो इसके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी बृहद मुंबई। और आपका समय शुरू होता है अब। तो 1956 में बरार राज्यों को तब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, मतलब राज्यों को पुनर्रचना करी गई थी। आपको पता है फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशंस पे। तो बरार को किस राज्य में मिलाया गया था? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बृहद मुंबई। आपका समाप्त होता है अब। और आपको सभी को पता है कि बरार राज्यों को बृहद मुंबई में मिलाया गया था। बावजूद 1956 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत में ही रखकर बरार को तत्कालीन बृहद मुंबई राज्य में मिला दिया गया था। छत्तीसगढ़ पुनर्गठन गठित मध्य प्रांत अर्थात मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया और आगे जाके महाराष्ट्र बन गया 1 मई 1960 को अस्तित्व में आया। ठीक है, तो ये बहुत आसान था और इसका आंसर था डी बृहद मुंबई। ठीक है, आगे चलते हैं। 14th क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन के उद्देश्य से कौन सी कमेटी बनाई गई थी? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, ए फजल अली कमेटी, बी जेवीपी कमेटी, सी धार कमीशन और डी उपरोक्त सभी सही। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो राज्यों के पुनर्गठन के उद्देश्य से कौन सी कमेटी बनाई गई थी? ए फजल अली कमेटी, बी जेवीपी कमेटी, सी धार कमीशन और डी उपरोक्त सभी सही। तो आपको आंसर देना है, आपका समय चल रहा है। यहाँ पे समाप्त होता है और आपको पता है कि इसका आंसर है डी सभी। तो स्वातंत्रोत्तर काल में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के उद्देश्य से 1953 में सैयद फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग के समक्ष छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों ने यह मांग रखी थी पर वो मान्य नहीं करी गई। धार कमीशन था जो जून 1948 को बना था। इसने भाषावर प्रांत रचना को अपोज करा था। तो यहाँ पे बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गई, तो उसको फिर से री एग्जामिन करने के लिए जेवीपी कमेटी बनी थी। जेवीपी कमेटी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पी मतलब पट्टाभी सिद्धरामैया, ये 3 लोग थे इसमें। और इस कमेटी ने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को ही प्रमाण माना और भाषावर प्रांत रचना को मान्य करने से इनकार कर दिया। उसके बाद फजल अली कमीशन की इस्टेब्लिश करी गई। पोट्टी श्रीरामुलु ने अपने अनशन के दौरान, उनकी डेथ हो गई थी, आंध्र
राज्य की उनकी मांग थी अलग मद्रास से, तो उसके बाद फजल अली कमीशन बनाया था। उन्होंने भी भाषावार सिंगल भाषा के लिए सिंगल राज्य की कॉन्सेप्ट को खारिज किया था। इस वजह से पूरे नॉर्थ इंडिया में हिंदी स्पीकिंग लोग होते हुए भी अलग अलग भाषाएं बनाई गई, पर भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए उन्होंने मंजूरी दे दी थी। मतलब एक भाषा के लिए एक राज्य नहीं होगा, पर भाषाओं के आधार पर राज्य निर्मिति होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मराठियों के लिए महाराष्ट्र होगा, पर शायद महाराष्ट्र के दो टुकड़े भी हो सकते हैं अगर बहुत बड़ा राज्य निर्माण हो रहा है तो एक भाषा के लिए एक ही राज्य नहीं होगा, पर भाषाओं के आधार पर राज्य होगा। जैसे हिंदी भाषाओं के लिए सभी एक राज्य नहीं है, अलग अलग राज्य है, पर उसका बेस क्या है कि हिंदी भाषा हर स्टेट में, तो वो है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका ऑप्शन आंसर ऑब्वियसली डी था, उपरोक्त में सभी सही। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 15, 1967 को ही राज्यसभा सदस्य डैश डैश द्वारा छत्तीसगढ़ भातृ संघ की स्थापना की गई, और इसके ऑप्शन है ए ठाकुर रामकृष्ण सिंह, बी दशरथ चौबे, सी डॉक्टर खूबचंद बघेल, और डी हरि ठाकुर। और आपका टाइम शुरू होता है अब यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं और आप एलिमिनेट भी कर पाते हो, क्योंकि आपको इसी के परिप्रेक्ष्य में बाकी क्वेश्चन आगे पीछे आपने देखे हुए होते हैं, तो आपको पता होता है कि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। पर एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, तो आप इसके नोट्स बना कर समाप्त होता है। हम लोग आंसर देखते हैं। तो 1955 में रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने मध्य प्रांत की विधानसभा में यह मांग रखी। प्रमुख कोशिशों में 16 जनवरी 1967 को रायपुर में सम्मेलन और राष्ट्रपति के पृथक राज्य की मांग करी गई, और 1967 को ही राज्यसभा सदस्य डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ भातृ संघ की स्थापना करी गई थी। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल इसका आंसर है, आपको सभी को पता है, और सी खूबचंद बघेल। ठीक है, आपने अभी थोड़ी देर पहले राजनांदगांव के परिप्रेक्ष्य में भी उनका नाम सुना था। ठीक है, तो इसको आप लिख के रखिए नोट्स में। आगे देखते हैं हम लोग। अभी मुख्य परीक्षा के लिए 2 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 8 मार्क्स के, छोटे छोटे नहीं देखेंगे। आप अगर आपको और भी देखना है लेक्चर अच्छे से, तो आप इसके पीछे का लेक्चर देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पृथक राज्य की मांग के पीछे के कुछ कारण दीजिए। 8 मार्क का है। तो क्या क्या कारण थे, तो यहाँ पे मैंने देख रखा है कि सांस्कृतिक कारण, जैसे कि भाषा थी, बोली थी, रहन सहन था, परंपरा एवं विशिष्ट सांस्कृतिक शेष था। इसके आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसको इलेबोरेट करिए। मैंने सिर्फ पॉइंट लिखे हैं। भौगोलिक जैसा है कि क्षेत्रफल भारत के अनेक राज्यों तथा विश्व के अनेक देशों से अधिक है। राजधानी भोपाल से बहुत दूरी पर थी। उचित प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। नीतिगत फैसले करने एवं उनके क्रियान्वयन में विलंब लगता था। प्रशासनिक क्या है, महत्वपूर्ण प्रशासनिक संस्थान एवं उपक्रम छत्तीसगढ़ में नहीं थे। शोषण क्या होता था, क्षेत्र में प्राप्त राजस्व की तुलना में यहाँ के विकास हेतु अपर्याप्त व्यय किया जाता था। मानव संसाधन के बारे में क्या है, आबादी मालदीव, कुवैत, इराक, नेपाल एवं श्रीलंका जैसे देशों से भी अधिक है। यहाँ श्रम संसाधन की प्रचुरता में उपलब्धता है। आर्थिक क्या है, कृषि और उद्योग क्षेत्र, यहाँ पे खनिज बहुत अच्छे से है। तो साधन में है कि 400 से अधिक खनिज मिलते हैं। प्रचुर जल संसाधन है, आपको पता है वेरियस रिवर्स यहाँ से बहती है, महानदी वगैरह, और प्रचुर जल संसाधन भी यहाँ है। तो यहाँ पे अधिक बिजली एवं कृषि में पर्याप्त भूमि है। तो संपूर्ण प्रदेश में विविध वनों का फैलाव है। तो इन सब चीजों की वजह से आप इसको, इन सब कारणों को इलेबोरेट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जाके आप इसको अच्छे से आंसर में लिख सकोगे। ठीक है, इसके बाद आप और कारण क्या दोगे कि यहाँ के पॉलिटिकल एम्बिशंस भी थे, तो लोगों को भी लगता था हम लोग अलग है मध्य प्रदेश राज्य से। तो वो भी एक रीजन रहा है। पुराने जमाने से ही इतिहास में
ये अलग क्षेत्र था। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण की 1990 के बाद की संसदीय प्रक्रिया का वर्णन करिए। 10 मार्क का क्वेश्चन आता है आपको इसलिए। तो इसमें देखिए कि 80 और 90 के दशक में यह बुद्धिजीवियों के मध्य से निकलकर जनता की मांग बन गई, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण। तो जनता का आंदोलन बन गया, मास मूवमेंट बन गई बेसिकली। उसके बाद 18 मार्च 1994 को शाहजहां के कांग्रेस विधायक द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की दिशा में अशासकीय प्रकल्प को प्रस्तुत किया गया और वो सभी के सम्मति से मान्य भी हुआ था। तो लोगों में तब तक ये बन गया था कि अलग छत्तीसगढ़ होना चाहिए और उसके बारे में लोगों में भी पॉजिटिव एक ये थी। इवन जो वहाँ के विधानसभा थी उसमें भी उसके बारे में पॉजिटिव विचार करा जा रहा था। 25 मार्च 1998 को लोकसभा चुनाव के बाद संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में छत्तीसगढ़ बनाने के लिए कार्यवाही शुरू करने के संदर्भ में प्रतिबद्धता व्यक्त करी थी। मध्य प्रदेश विधानसभा ने भी मई 1998 को प्रशासकीय संकल्प पारित कर दिया और 1 सितंबर 1998 को राज्य विधानसभा ने राष्ट्रपति द्वारा भेजे मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 को लगभग 40 संशोधन के साथ वापस राष्ट्रपति को भेजा। अब यहाँ पे देखो, ये संशोधन एक्सेप्ट करने की रिजेक्ट करने की पूरा पार्लियामेंट का अधिकार है। अगर वो नहीं भी एक्सेप्ट करे जाते हैं तो उसका इस लॉ पे कोई असर नहीं पड़ता है। अंत 24 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। 31 जुलाई को ये 2000 को ये पारित हुआ और 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में भी एक संशोधन छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटों के संबंधित के साथ पारित करा गया। संशोधन को लोकसभा ने भी उसी दिन स्वीकार कर लिया और 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर में भी हो गए। ठीक है, और इसी के साथ भारत के राजपत्र में अधिनियम संख्या 28 के रूप में अधिसूचित किया गया और इस प्रकार निर्धारित तिथि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से पृथक होकर ये 26वां भारत का राज्य बन गया। तो इसको आपको इलेबरेटिव वे में लिखना है। ये डेट्स के साथ अगर ध्यान में रखने की कोशिश करिए तो आप अच्छे से आंसर लिख सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब मैंने जो आज पढ़ाया है समझा होगा। अगर नहीं समझा है तो आप पीछे का लेक्चर देखिए जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको आप देखिए और आप इसको समझने की कोशिश करिए। राइट हैंड साइड में ऊपर भी आपको इसकी लिंक मिल सकती है, वहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं और आप पीछे के भी लेक्चर देख के आपकी पढ़ाई में इसका उपयोग कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप इसके नोट्स बनाते रहे। थैंक यू वेरी मच लेक्चर देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को और अपने छोटे भाई बहन, अपने रिश्तेदारों को जो भी छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहा है उसको शेयर करिए। जो पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई और किसी एग्जाम की पटवारी की तैयारी कर रहा है तो उसको भी शेयर करिए, सबको इसका फायदा ही होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।